नमस्कार। स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की जो तारीख है 21 मई है। 21 मई को एक दिवस भी मनाया जाता है जिसके बारे में हम चर्चा अभी करेंगे आगे। और ये जो कार्यक्रम डेली 30 है इसमें रोज की तरह आज एक टॉपिक हम लेकर आए हैं। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जिन लोगों को देना है या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम जिन लोगों को देना है उनके लिए आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल के अंतर्गत आज जो ये स्टार्टिंग है इसमें हम सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। किसके? यूपी की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो 20 क्वेश्चन हम इस पे देखेंगे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर पे देखेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आज के डेली 30 में हम देखेंगे, जैसा कि हम रोज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। पहला प्रश्न लेते हैं। आप लोग इसका उपयोग टेस्ट देने के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ये प्रश्न आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और हल्का सा पॉज करने के बाद में दिमाग पर जोर डालिए और देखिए कि आप कितना उत्तर दे पाते हैं, है ना, यानी कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,40,000, है ना। 2.40 लाख का मतलब होता है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इतना ही है यूपी का क्षेत्रफल, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.5% है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.5% नहीं है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। ये कुछ दूसरा यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। कौन बताएगा कि ये जो डेटा दिया है 16.5%, ये भारत का क्या है विश्व के संदर्भ में, या कैसे? कुछ इसके बारे में आप जानते होंगे तो बताइएगा। मुझे तो पता है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को उलझाएं, व्यस्त रखें। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि यहाँ पर जो 4 राज्य दिए हैं इनमें से 3 राज्य यूपी से बड़े हैं। आपको पता होगा कि यूपी का क्षेत्रफल के क्रम में फोर्थ स्थान है। फोर्थ स्थान है यानी कि 3 स्टेट इससे बड़े हैं, और ये 3 स्टेट जो हैं ये सबसे बड़ा है राजस्थान, राजस्थान के बाद में आता है एमपी, और एमपी के बाद में आता है महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं जो कि यूपी से बड़े हैं। कर्नाटक यूपी से छोटा है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यहाँ बड़े का मतलब है क्षेत्रफल से। यहाँ जो बड़ा बात हो रही है इसका मतलब है एरिया से, क्षेत्रफल से। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगर सबसे छोटा एरिया में आपसे पूछा जाए तो इसको नोट कर लीजिए, ये है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। तो पहला ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है मिर्जापुर जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नहीं, एक जिला पड़ता है यूपी में ललितपुर, और ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो केवल ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ मिलती है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जिन स्टेट्स के साथ सीमाएं मिलती हैं उन स्टेट्स में एक स्टेट एमपी है, इधर बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये सब आप जानते हैं कितने राज्यों के साथ सीमाएं मिलती हैं। चलिए आज का मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ जिसकी इसको आगे हमको और डिटेल में डिस्कस करना था, लेकिन जब मैं करूँगा तब तो मैं कर ही दूंगा। यूपी की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं उनका नाम आपको टाइप करना है। ऐसे लिख दीजिएगा, यूपी की सीमाएं इतने राज्यों से मिलती है, नंबर 1 2 3 ऐसे 4, जैसे भी करके आप टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, जो ये करेगा और अच्छे से जो करेगा उसको मैं पिन पोस्ट करूंगा उसकी पोस्ट को। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा सबसे लंबी है वो मध्य प्रदेश के साथ है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अभी हमने पढ़ा था, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम वाला कौन है। यहाँ पर एक ये प्रश्न बन गया, लखीमपुर खीरी व हापुड़। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है? किससे नहीं मिलती है? हरियाणा से नहीं मिलती है। कौन सा एक है? हरियाणा से 6 जिलों की सीमा हमारे यूपी की मिलती है। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये जिले हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, इनकी मिलती है। मुरादाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न अभी कम पूछे गए हैं, आगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं। हम लोग तैयार रखेंगे, जो पूछेगा उसका उत्तर दे देंगे। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका नाम भी आपको जाना चाहिए। मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, 9 ये हो गए, और जालौन और इटावा 11 जिलों की सीमाएं मिलती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आ रही है, यानी कि यूपी की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किससे मिलती है, पहले आप ये देखिए। तो यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। और नेपाल से कौन कौन से जिले मिलते हैं? सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, ये मिलते हैं क्या? कोई जिले ये नहीं मिलते हैं। यूपी से, यूपी के जो नेपाल से मिलने वाले जिले हैं वो पीलीभीत हैं, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, चंदौली। यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तराई क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। भाबर क्षेत्र के उत्तर भाग में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। जो भाबर क्षेत्र पाया जाता है, भाबर क्षेत्र के उत्तर भाग में ये कह रहे हैं कि तराई की पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। ये तराई है, ठीक है, और ये भाबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण भाग में तराई क्षेत्र पाया जाता है। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ के नाम से जाना जाता है। ये शब्द राढ़ है, तो राढ़ के नाम से प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नदियां प्रायः लुप्त हो जाती हैं? नदियां जहां पे लुप्त हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं? कौन सा वो क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है कि भाबर है कि गंगा का मैदान है या हिमालय क्षेत्र है? हिमालय से तो नदियां निकलती ही हैं। भाबर क्षेत्र जो है, भाबर क्षेत्र जो कि उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर उत्तर पूर्व के देवरिया और कुशीनगर का जो पटरौना है जो है, वहां तक ये फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। पूरब पर जब बढ़ेंगे तो ये कम होती जाती है ना। तो ये जो भाबर क्षेत्र है, यहीं पर नदियां प्रायः लुप्त हो जाती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर मृदा में उर्वरा शक्ति नहीं पाई जाती है और खादर मृदा अत्यधिक उर्वर होती है। ये खादर गलत लिख गया है, यहाँ पर मैं दूसरा लिखने वाला था, बांगर मृदा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बांगर मानकर अब आप प्रश्न करिए। खादर मृदा में उर्वरा शक्ति नहीं पाई जाती है और दूसरा है बांगर मृदा अत्यधिक उर्वर होती है। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। आपको पहले ये जानना चाहिए कि ये होती क्या है। तो नदियों के द्वारा काप मिट्टी और इनकी जो संरचना होती है, इनको दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक होता है खादर क्षेत्र और एक होता है बांगर क्षेत्र। खादर क्षेत्र जो होता है, यहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जलोढ़ बिछ जाती है। कौन से? खादर क्षेत्र में। तो यहाँ पर जब जलोढ़ आएगी तो उर्वरा शक्ति ज्यादा पाई जाती है यहाँ पर उर्वरा शक्ति। तो पहला तो गलत हो गया, यहाँ पे लिखा है नहीं पाई जाती। दूसरा है कि बांगर मृदा अत्यधिक उर्वर होती है, ये गलत लिखा है। यानी कि यहाँ पर जो विशेषता इसकी थी ये इसमें लिख गई है, इसकी जो थी ये इसमें लिख गई है, इंटरचेंज हो गई है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक पहाड़ियां हैं जो गोरखपुर के पास में, उनका विस्तार पाया जाता है। वहां पर जो विशेषता उसकी है, वहां पर वर्षा नहीं होती है ना। ये सारी विशेषताएं वहां पर पाई जाती है। तो खेती भी उसी पे डिपेंड करेगी। चना, सरसों, अरहर, गेहूं, ये सब खेती की जाएगी। धान वहां पर नहीं उगाया जाएगा क्योंकि वर्षा अगर कम होगी तो धान खेती, गन्ना की खेती, ये सब खेती कम की जाएंगी। देखिए, बहुत कुछ आप जलवायु के आधार पर ही जान सकते हैं, जलवायु के आधार पर ही डिसाइड होता है। बाकी सिंचाई की सुविधाएं और ये सब तो है ही है। तो वहां पर जो उत्तर प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां गोरखपुर के पास है, उनको डुंडवा कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जुलाई से प्रारंभ होती है। जुलाई से प्रारंभ होती है वर्षा ऋतु, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में अगर वर्षा ऋतु की हम बात करें तो ये जून माह से प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है? जून से। और जून के मध्य में ये प्रारंभ हो जाती है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है कि सर्वाधिक वर्षा जो मथुरा में दिया हुआ है,
या ये न्यूनतम मिनिमम वर्षा के लिए मथुरा जाना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा के लिए गोरखपुर जाना जाता है, लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 184.7 184.7 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड पठार भाग है। जो यूपी का दक्षिणतम हिस्सा है वो बुंदेलखंड, जो बंगेलखंड का भी कुछ हिस्सा वहां पर आएगा, तो बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। और ये किसका भाग है अगर आपसे पूछा जाए, तो जो दक्कन का पठार है, जो क्लास अभी हमने की थी उसमें दक्कन के पठार के बारे में भी बात की थी, तो उसके नाम से जो आप जानते हैं दक्कन के पठार को, उसी का ये हिस्सा है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का ढाल है। जो गंगा यमुना का मैदान है उसमें जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी मैदान है, ऊपरी मैदान का ढाल कैसे है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार जो है, चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर और लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। यानी कि ऐसे ऐसे ये 80 किलोमीटर है और ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो ये 500 किलोमीटर का विस्तार इसमें पाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है किसके द्वारा? जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण होता है केन नदी के द्वारा। बाकी इसमें जो बिंद श्रेणी दी हुई है या और जो चीजें दी हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र की जो दक्षिणी सीमा है वो बिंद श्रेणी के द्वारा निर्धारित होती है, साउथ वाली सीमा। जो बेतवा नदी के बारे में यहाँ बात की गई है, ये पश्चिमी सीमा को निर्धारित करते हैं, ठीक है। और जो बिंद श्रेणी है, बिंद श्रेणी दो बार यहाँ पर दिया हुआ है क्या, है ना, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है। यहाँ पे दूसरी जो श्रेणी है वो, एक तो यहाँ पर ये केन नदी हो गई, ये छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये बिंद श्रेणी गलत यहाँ पर सेट हुआ है। ये मिस्टेक होने का कारण भी मैं बता रहा हूँ। मैं काफ़ी बीमार हूँ और मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि क्लास लूँ, लेकिन ये मेरा कमिटमेंट है, जब तक कर पाऊँगा इसको करूँगा। मुझे बैठने में तकलीफ़ है, मैंने आपको कल बताया भी था कि मुझे एक थोड़ा ऐसी जगह पे निकला है कि मैं कमर के पास में, कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ, चेयर पे पीछे वो टेक लग जाता है और दिक्कत होती है। इसी कारण से जब दिमाग स्थिर नहीं होता है तो ये गलतियाँ होती हैं। और आपको भी, जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि दिमाग स्थिर रहे। अब ऐसी चीजें होंगी तो अस्थिर थोड़ा सा होगा, लेकिन वैसे ही स्थिर रखने की कोशिश करिए। वैसे इस प्रश्न में कोई कमी नहीं है, उत्तर आपका ये निकल आएगा, ये विकल्प ये गलत सेट हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य अक्टूबर व नवंबर माह से शीत ऋतु का आगमन होता है उत्तर प्रदेश में। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में है। तो उत्तर प्रदेश में मध्य अक्टूबर व नवंबर माह में शीत ऋतु का आगमन होता है, ये बिल्कुल सही है। अब तो थोड़ा सा शीत ऋतु छोटी ही होती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ठंडक भी पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब मौसम का मिजाज अपने हिसाब से होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु के समय तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर घटता है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर होता है, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आप जाएंगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? शीत ऋतु हो या कुछ भी हो, तो शीत ऋतु में मतलब यूपी और भारत की हम बात कर रहे हैं, तो ये तापमान घटेगा नहीं, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम गर्मी वाला जिला कौन सा है? सबसे कम गर्मी वाला जिला कौन सा है, जो पूरे यूपी में सबसे कम जहां पर तापमान पाया जाता है? वैसे औसत तापमान देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो अधिकतम 36 से 39 तक ये औसत है पूरे यूपी का, कहीं कहीं ज़्यादा भी पाया जाता है। अब बढ़ भी रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर। औसत न्यूनतम जो तापमान है, ये तो मैक्सिमम हो गया, तो ये 36 से 39 के बीच में पाया जाता है। और जो मिनिमम है ये 21 से 23 के बीच में पाया जाता है, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। जो यहाँ पर बरेली है, यूपी का जो जिला बरेली है, यहाँ पर सबसे कम गर्मी पाई जाती है ऐसा माना जाता है। और बाकी तो ये जब आप पेपर पढ़ते हैं तो कई बार आज इसने रिकॉर्ड तोड़ा गर्मी का, आज ये न्यूनतम हुआ, वो अलग है। ये एक एवरेज जो पाया जाता है सामान्य दशा में जो होता है, वही प्रश्न यहाँ पर बनाया जाता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जिला कभी कभी करंट अफेयर में पूछा जाता है, तो वो पेपर की न्यूज़ उठा ली जाती है कि इस डेट में या इस महीने में सबसे गर्म वाला जिला कौन था, तो उसको तो करंट अफेयर में ऐसा कुछ होगा तो हम डिस्कस ही कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है, लेकिन मानसूनी भी है। प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वो नम नम वाला क्षेत्र है, नमी वाला क्षेत्र है।
है ना। 3 ऋतुएं यहाँ स्पष्ट तौर पर पाई जाती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। लेकिन इसकी जलवायु कभी भी आपसे पूछी जाए तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, उपर्युक्त दोनों। यानी ये भी है, ये भी है, तो दोनों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप सामान्यतः पाया जाता है किस महीने से किस महीने के मध्य में? उत्तर प्रदेश में जो लू चलती है वो अभी मई महीने में स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये सही है? मई महीने में स्टार्ट हो जाएगी और जून तक ये चलेगी। इन्हीं मई और जून के महीने में लू का प्रकोप यूपी में होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लू क्या होती है? तीव्र पश्चिमी हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, लू लग जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? एक प्रश्न ये पुराना छूटा हुआ था और मुझे इसको डिस्कस करना था। अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है ये 18 मई को मनाया जाता है ना। और 2020 का जो विषय है म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इसका 2020 का विषय है। म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, ये इसका विषय है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया? ये क्वेश्चन शायद कल भी मैंने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो रहा है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कम पड़ा आपका, ये नुकसान है। मैं एक क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा दूंगा कभी। ये मध्य प्रदेश सरकार है, सारा डिस्कशन हम कल कर चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, JNTB, GRI, ये कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न है। जो ये इंस्टीट्यूट है ये चर्चा में क्यों आया, सबसे पहले ये जान लीजिए। अब दक्षिण अंडमान द्वीप में एक दुर्लभ पाम का पेड़ पाया गया है जिसको इस इंस्टीट्यूट में रोपित किया गया है इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए, है ना। केरल इसको लाया गया है, कहाँ से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और ये जर्म प्लाज्म का संरक्षण इसमें किया जाएगा और इससे प्रजाति को विलुप्त होने से रोका जाएगा। तो ये स्थित कहाँ है? केरल में। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही संस्थान जब चर्चा में रहते हैं तो पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट, भारत में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 21 मई है, आज आतंकवाद विरोधी दिवस है। भारत की ही नहीं वरन पूरे विश्व की ये समस्या है और भारत ये मनाता है 21 मई को। 21 मई की जो डेट है वो क्यों चुनी गई? दूसरा स्टेटमेंट है कि 21 मई भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु वर्षगांठ है। थोड़ा सा भी जी के आपने पढ़ा होगा तो ये 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और ये है किसकी 21 मई? ये है इनके पुत्र राजीव गांधी, जो कि महज 40 वर्ष की आयु में PM बन गए थे भारत के। कहाँ के? भारत के PM बने थे। 20 अगस्त 1944 को ये बॉम्बे में जन्मे थे, इंदिरा गांधी जी के ये पुत्र थे। और इंदिरा गांधी जी की जब 1984 में हत्या हो गई थी 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे और राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी हत्या कर दी गई थी। महिला एक बम लगा कर गई थी और उसने, ये जो तमिल अलगाववादी संगठन है ना लिट्टे, उसी की महिला थी, उसने सुसाइड बॉम्बर से इनकी हत्या कर दी थी। तो उन्हीं के उसमें मनाया जाता है मृत्यु वर्षगांठ पे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई? आयुष्मान भारत है क्या, आपको पता है? 2018 में एक योजना सरकार ने शुरू की थी, क्योंकि आपको पता है कि 86-87% लगभग ग्रामीण आबादी और 84% के लगभग, मतलब 80% से ऊपर ग्रामीण और शहरी आबादी के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है। और अगर कोई गंभीर बीमारी उनको हो जाती है तो इतना ज़्यादा मेडिकल खर्च हो जाता है कि उनके जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना पड़ता है उन्हें, तब भी इलाज नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत खराब स्थिति हो जाती है, जाने वाला चला भी जाता है। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया और वो 3rd स्टेज में पहुंच गया। अब वो गरीब परिवार है, उसका इलाज कराने में उसने कोशिश की लेकिन ये भी व्यक्ति नहीं बचा और पूरी इनकी प्रॉपर्टी भी चली गई। तो ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना 2018 में इन्हीं सोच के साथ में गवर्नमेंट ने शुरू की थी। खैर इसमें भी बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, फर्जी पैसे निकाले जा रहे हैं गवर्नमेंट के। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है और इस योजना के तहत पात्र जो परिवार होता है उसको सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर तय किया जाता है। और अभी 20 मई को, 2020 की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, 20 मई
20 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़वें लाभार्थी जो आयुष्मान भारत का रहा है उससे बातचीत की है। आपको पता है कि कोविड 19 हमने डिस्कस किया था कि कोविड 19 को भी इसके दायरे में लाया गया है कि जो भी परीक्षण होगा, इलाज होगा, ये सब निःशुल्क किया जाएगा। तो ये 20 मई 2020 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। उत्तर सॉरी जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है, यानी कि कितने वर्ष कोई रहेगा तब अधिवास वो प्राप्त कर पाएगा। तो इसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स जो 2020 को अधिसूचित किया है उसमें 15 दिन की समयावधि जारी करने की, सर्टिफिकेट जारी करने की रखी गई है। और उसके बाद आवेदक अपीलीय अधिकारी से संपर्क कर सकता है और वही लोग इसमें पात्र होंगे जो 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं या जिन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया है, 10वीं और 12वीं परीक्षा में वहीं पर वो पास हुए हैं, यानी कि वहाँ की बोर्ड की परीक्षा में वो सम्मिलित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष तक सेवाएं देने वाले कर्मचारी जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के बच्चे भी, सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इसके पात्र हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, 15 वर्ष इसका वो रखा गया है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हैं उनके लिए 10 वर्ष रखा गया है और अध्ययन जिसमें 10th और 12th को भी शामिल किया गया है उसके लिए केवल 7 साल रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी भारत ने 19 मई 2020 को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए $2 मिलियन की राहत सहायता प्रदान की है संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। भारत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेता है। जो ये मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अम्मान में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अम्मान ये कहाँ है जरा बताइएगा, कुछ इसका बताइएगा इसके बारे में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने इस्तीफा दे दिया? थॉमस थाबेन ने अभी इस्तीफा दिया है, औपचारिक रूप से इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और उन गठबंधन सरकार गिर गई थी इसीलिए किया है। और 80 साल के ये थे। ये आल बसोथो कन्वेंशन पार्टी के नेता हैं और यहाँ पर जो लेसोथो देश है, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन पे इसी के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और उनकी वर्तमान पत्नी के एक हत्या के मामले में उनके भी शामिल होने का संदेह था, इसी पे विवाद हुआ था। वर्तमान पत्नी यानी कि पहले और पत्नी रही होंगी, फिर चेंज किया इन्होंने। भारत में ये सबसे कम परंपरा पाई जाती है, बाकी हर देश में लगभग कई जगह लोग चेंज किया करते हैं। भारत रेलवे की सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? कल भी ये प्रश्न हमने डिस्कस किया था, वहां पर दूसरी बात हमने डिस्कस की थी, वहां पर देश की बात की थी कि फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है। आज मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वो कंपनी कौन सी है। एल्स्टाम कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एल्स्टाम्स कंपनी है। और ये जो कंपनी है इसने बिहार के मधापुर में, जो मधेपुर है भारत बिहार का, भारत में बिहार है इतना तो आपको पता ही है, मधेपुर, मधेपुर में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वहीं पर अपना इसने डेवलपमेंट किया है और इसका निर्माण किया है 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये कहाँ की कंपनी है? ये फ्रेंच कंपनी है। कहाँ? फ्रांस की कंपनी है। सौर चुंबकीय गतिविधि चक्र की समय अवधि क्या है? सौर चुंबकीय जो गतिविधि है ये सूर्य की गतिविधियों और स्वरूप में परिवर्तन पर आधारित एक समय अंतराल होता है और ये गति चक्र औसतन कितने दिनों का होता है? ये भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 11 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये 11 वर्षों का होता है और ये सतह पर सूरज के धब्बों की संख्या के संदर्भ में मापा जाता है। कितने धब्बे हैं उसी के हिसाब से मापा जाता है। वर्तमान समय में सौर न्यूनतम की स्थिति में ये पहुंच गया है, अभी पहुंचा है, इसी कारण से ये चर्चा में है। 11 साल पे ये आता है। तो सौर न्यूनतम की स्थिति में है। पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा इसको, ये मतलब सौर चुंबकीय गतिविधि चक्र की बात की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 11 वर्ष। कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम? जरूर बताएं। जो पूछे गए प्रश्न है उसका उत्तर दें और अपने जो सजेस्टेड टॉपिक हैं उनको बताते रहें, हम उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और जितना संभव होगा मैक्सिमम टॉपिक कवर किए जाएंगे। देखिए आप बता देंगे हजारों लोगों का कल्याण हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइएगा। हमारी टीम की तरफ से संदेश है, कल मैं बताना भूल गया था, हमारे टीम के लोग हमसे कहने लगते हैं कि आप तो भूल जाते हैं। 6307281212 हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप BEO
RO और UPPCS 2020, इनमें से किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी खूब अच्छे से करना चाहते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए, यानी कि टेस्ट सीरीज जिसको आप बोलते हैं, मॉक टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, बहुत कम पैसे में आपको ये सब मिल जाएगा, क्वालिटी ओरिएंटेड। बाजार में सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस करिए जहां पर आपको कुछ लाभ मिले, ठीक है ना। और अच्छा ये सेट तैयार किया गया है, वेल क्वालिफाइड लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। और छोटी मोटी त्रुटियां जो होती हैं, कभी कभी आप लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। पिछली बार टेस्ट में हुआ, 2-3 प्रश्नों के गलत उत्तर हो गए थे सेट उसमें। और हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल हो जाता है कुछ, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कभी कभी 1-2 प्रश्नों का हो जाता है, तो कई लोग उसमें गलत जिद करने लगते हैं, मेरी रैंक प्रभावित हुई, ये वो। बाद में उसको सही किया गया, आप पढ़ लीजिए, कौन सा इसमें आप इतना बहस करने का, सबके लिए वो था। मान लीजिए 2-3 प्रश्नों के, आयोग तो 15-15 क्वेश्चन गलत पूछता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयोग पूछता है तो मुझे भी पूछना चाहिए, कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं, उसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन आप उसमें फालतू के तर्क यहाँ पर ना करें, मुझे मैसेज करके फालतू का टाइम आप बर्बाद करेंगे तो आप ही लोगों की पढ़ाई जो प्रभावित होगी। मैं जितना गुणवत्ता युक्त यहाँ पर कुछ मटेरियल देना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा समय उधर जाएगा। चलिए, तो ये नंबर है और वेबसाइट है upsctarget.com, IS प्रेप एकेडमी ऐप है, आप कहीं से भी जानकारी ले लीजिए और टॉपिक जरूर बताए रहिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ डेली 30 में जुड़ा रहूँ। आप लोग भी कोशिश करिए कि इसको चलने के लिए सक्षम बनाए रखिए, हमारी टीम को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।